अब हम पढ़ेंगे खनिज तेल। खनिज तेल किसे कहते हैं? जिसमें अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, जिसे हम खनिज तेल कहते हैं। एग्जाम्पल: मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। फिर हम करेंगे खनिज तेल और वनस्पतिक तेल में अंतर। तेल में अंतर। खनिज तेल में हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। और इसमें ग्लिसरॉल और वसा अम्ल का मिश्रण होता है। सेकंड पॉइंट, खनिज तेल का यूज़ हम जो करते हैं, जैसे खनिज तेल में मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें हम ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में जो हमारा वनस्पतिक तेल होगा उसको हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे सरसों का तेल। फिर थर्ड पॉइंट, इसमें जल अपघटन नहीं होता है। और वनस्पतिक तेल में जल अपघटन होता है। इसमें हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। और इसमें हाइड्रोजनीकरण होता है। खनिज तेल जिसमें अलग अलग प्रकार के हमारे हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं और जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल पंप होता है, अगर हमें पेट्रोल निकालना हो तो उसमें खुदाई होती है। जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। फिर हमने पढ़ा खनिज तेल और वनस्पतिक तेल में अंतर। खनिज तेल में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और इसका यूज़ हम ईंधन के रूप में करते हैं और इसमें जल अपघटन और हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। वनस्पतिक तेल में मिश्रण जो होगा वो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल का होता है और इसका यूज़ हम खाना बनाने में कर सकते हैं और इसमें हाइड्रोजनीकरण और जल अपघटन दोनों होता है। सेकंड टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? एक 5 कार्बन वाली परमाणु चैन होती है, श्रृंखला होती है, जिसमें फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार इसमें मतलब 5 होते हैं। तो एडेनिन यूरेसिल, ए का नाम होता है एडेनिन, जी का गवानीन,
टी का थायमीन, सी का साइटोसिन, यू का यूरेसिल। एक 5 कार्बन वाली श्रृंखला होती है जिसमें फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं जिसे हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और ये हमारे न्यूक्लिक अम्ल 2 तरीके के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 तरीके के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा होता है हमारा आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म और आरएनए की फुल फॉर्म पूछ भी लेते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म, आर का मतलब राइबोस, एन का मतलब न्यूक्लिक, ए का मतलब एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की पूछेगा तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब ये वाली फुल फॉर्म हम यहाँ पे भी लिख देंगे। न्यूक्लिक एसिड। डी में क्या करेंगे, और अगर आरएनए की पूछेगा तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की पूछेगा तो आरएनए की पूरी फॉर्म लिखे, उसमें डीऑक्सी लगा देंगे शुरू में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की पूछेगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की पूछेगा पहले आरएनए की लिखनी पड़ेगी, फिर उसके आगे डीऑक्सी राइबो लगा देंगे। फिर हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर। पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, और इसका राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो हमारा डीएनए होगा वो हमें ऐसे दिखाई देता ना, ऐसा बना हुआ, तो ये सेकंड पॉइंट कर देंगे हम इसमें, ये देव कुंडलित होते हैं, देव कुंडलित होते हैं, और ये एकल कुंडलित होता है, एकल कुंडलित होता है। इसमें शर्करा जो पाई जाएगी वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाएगी, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और इसमें राइबोस शर्करा होती है। राइबोस शर्करा होती है। फोर्थ पॉइंट, डीएनए में यूरेसिल पाया जाता है। इसमें यूरेसिल को हम यू से कर देंगे, यूरेस 4th पॉइंट, अगर डीएनए है तो डीएनए में हमारा थायमीन होगा, थायमीन का मतलब टी होगा, और आरएनए है तो आरएनए में हमारा यूरेसिल होगा, यानी यू। 5th पॉइंट, ये पाए कहाँ जाते हैं, डीएनए हमारा नाभिक की कोशिका में पाया जाता है, नाभिक की कोशिका में होता है, और जो हमारा दूसरा होता है वो हमारा कोशिका द्रव में उपस्थित होता है, कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। देख, पहले हमने पढ़ा न्यूक्लिक अम्ल।
न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है, एक हमारी सीधी श्रृंखला होती है जिसमें 5 कार्बन वाली परमाणु श्रृंखला होती है, जिसमें फास्फोरिक अम्ल P और नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार में कितना होता है हमारे, 5 कार्बन वाली परमाणु श्रृंखला बताई, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 श्रृंखला होती है। ए का मतलब एडेनिन, जी का गवानीन, टी का थायमिन, सी का साइटोसिन, यू का यूरेसिल होता है। फिर न्यूक्लिक अम्ल 2 तरीके के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। फिर हमने इसकी फुल फॉर्म बताई, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए की पूछेगा तो आरएनए की पहले पूरी फुल फॉर्म लिख के उसके आगे डीऑक्सी लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर डीएनए का हमारा विभाजन हो रहा है, जब हम डीएनए का कोशिका विभाजन कराएंगे जब हम इसका सेल डिवीज़न करेंगे, जब डीएनए में कोशिका विभाजन होता है तो ये क्या करता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से मतलब अपने जैसे अणु बना लेता है। फिर हमने पढ़े इसके डीएनए और आरएनए में अंतर। पहले हमने इसकी फुल फॉर्म लिखी, फिर इसके बारे में लिखा कि हमें दिखाई कैसे देता है, तो ये हमें द्विकुंडली दिखाई देता है और इसमें जो शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है और इसमें राइबो शर्करा होती है। डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। और ये किस में उपस्थित होता है, डीएनए नाभिक कोशिका में उपस्थित होता है और आरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। फिर हमने इसकी श्रृंखला बनाएंगे 5 कार्बन वाली, 1 2 3 4 और 5। ये मैंने पहले भी बनानी सिखाई थी, ऐसी हम ये वाली बना लेंगे। दोनों सेम बनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। सी ऐसे बना लेंगे सेम। यहाँ पे हम जब भी बनाते थे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, CH2OH। यहाँ से हमारी पूरी चैन बनेगी, OH है तो H, H है तो OH, OH है तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH है तो यहाँ साइड वाले में क्या हो जाएगा H, इसके अपोजिट O पर आएगा OH। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास H है, ये वाली साइड वाली चेन दोनों की सेम होती है, OH है तो OH, यहाँ पर H है तो H। फिर हमें सेम ये बनानी है, CH2OH सेम बना लेना जैसे ये वाली बनाई है। फिर यहाँ पे डिफरेंस आ जाएंगे बस दोनों में। पूरा देख सेम बनना है, जैसे हमने बनाई है सेम करना है, सिर्फ कितने में डिफरेंस होगा इतने में। और वो डिफरेंस पता कैसा है, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों सेम है ना, HH, तो ये दोनों H कहाँ जाएंगे हमारे, यहाँ पर आ जाएंगे, एक H हो रहा और एक H ये रहा। अब यहाँ पर अगर राइट साइड है H है तो OH, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर राइट साइड है, राइट साइड में अगर एक H है, राइट साइड में अगर एक H है तो RNA बनेगा, अगर दोनों इसमें OH है तो DNA बनेगा। ठीक है, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पे दो, ये वाले दो H तो ऊपर चले गए, H के बाद OH,
अगर देख हमारे पास ऐसी आ रही है तो ये तो हो गया हमारा डीएनए। इसको अलग करेंगे तो इससे पहले ऐसी बनानी है। फिर ये वाले दो एच ना हमें यहाँ पे लाने हैं। फिर एच के बाद ओ एच आ जाएगा। फिर जो ये वाला हमारा राइट साइड में जो एच है, अगर ये खाली है तो आरएनए है। तो ये हमारी डीएनए की संरचना हो गई और ये हमारी आरएनए की हो गई। चलिए एक बार और करा। फिर थर्ड पॉइंट ये हो गया। फिर हम करेंगे वसा थर्ड पॉइंट, वसा और तेल के गुण। वसा और तेल के गुण। जल अपघटन, दूसरा सारसी क्रिया, और थर्ड है हाइड्रोजनीकरण। देख कल हमने पढ़ लिए थे कि वे कुछ सूत्र पढ़े थे, जैसे C15 H31 C17 H33 C17 H35। अगर 31 था तो ओलिकम, 33 था गलत है 31 था। अगर C15 H31 है तो पोमेटिक अम्ल, अगर 33 है तो ओलिक अम्ल, और अगर 35 है तो स्टायरिक अम्ल। ठीक, वसा और तेल के जब हम गुण पढ़ेंगे तो पहला इसमें जल अपघटन आएगा। देख अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है C15 H31 COOH तो पोमेटिक अम्ल है। और अगर इसमें ही हमारे पास 3 अणु जुड़ जाए, मतलब 3 ऐसी और बन जाए ऊपर नीचे, तो वो आ जाएगा हमारा पोमेटिन। जल अपघटन कराएंगे CH2 CH2O CO 3 हो गए। पहले हम सेम ऐसे कर लेंगे सर। ये वाली इम्पोर्टेंट भी है, ये वाली क्रिया CH2O CO। देख अगर हमारे पास ऐसे सूत्र लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। अगर ऐसा लिखा है तो पोमेटिक टिक लगेगा, पोमेटिक है, स्टायरेटिक है या ओलिक है। अगर हमारे पास ऐसे लिखा है तो टिन लगेगा। अब हमें करना, पहला लेंगे पोमेटिन। पोमेटिन किसे कहते हैं? जिसमें C15 H31 ये हो गया हमारा पोमेटिन। फिर लिखा क्या है? जल अपघटन, यानी जल से क्रिया। इसे तोड़ना है तो इसका हम 3 अणु लेंगे, हमने पहले भी करी है। फिर हमारा गिल्सरोल बनेगा। अगर हमने पढ़ा होगा ये हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं,
3 अणु लेंगे, C15, H31, COOH प्लस ग्लिसरॉल बनेगा आगे का हमारा, CH2OH, CHOH, CHOH। देख, अगर ऐसे लिखा है, इस तरीके से लिखा है तो पोमेटिन, और इस तरीके से लिखा है तो पोमेटिक अम्ल। ये हमने पहले भी करा है लिपिड वाले में। इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। बस जो हमने लिपिड में करा था, लिपिड में ये वाली रिएक्शन इधर साइड लिखी थी, और वसा और तेल में ये अपोजिट कर दी। लिपिड में देखा था पहले, मतलब ये लिखा था, फिर ग्लिसरॉल से क्रिया कराई तो हमें पोमेटिन मिल रहा था और साथ में जल भी निकल रहा था। तो ऐसी सारी उल्टी करानी है। क्षार का मतलब NOH से क्रिया करानी है। कितने अणु लेने हैं? 3 ही लेने हैं। जब हमने उसमें लिपिड में लिए थे तब भी हमने 3 ही अणु लिए थे। इसमें भी हम पोमेटिन लेंगे, C15, H31, C15, H31, C15 और H31। किससे क्रिया करानी है? क्षार से। NOH लिया तो NOH हमारा क्या है? क्षार। पहले ग्लिसरॉल निकाल लो अलग, CH2OH, CHOH, CH2OH। फिर C15, H31 लिखना, C15, H31। C लिए, एक O ये रहा, एक O ये रहा, तो COO। ये कितने हैं? 3 Na। CH ये भी 3 है, 1 2 3। C भी कितने हैं? 3, और O भी हमारे पास 3 3 है, 1 2 3, 1 2 3। इसलिए हमने 2 लिए। Na भी हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा उच्च साबुन, या फिर साबुनीकरण किसे कहते हैं, ये उसमें भी आई है अलग से। फिर हम हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। पोमेटिक अम्ल स्टाइरेटिक, C17, H35। स्ट्राइक में लिखेंगे C17, H35। क्या करिए, अब यहाँ पे करेंगे हम ओलिन। ओलिन का सूत्र होता है C17, H33, H33। किससे करानी है? हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया। किसकी उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में। यहाँ पे कितना? 33। और अगर हमें स्टायरिक अम्ल बनाना है तो हमें कितना चाहिए? स्टायरिक का सूत्र होता है C17, H35, और यहाँ पर है कितना? 3, 33। और स्टायरिक के लिए हमें 2 की ज़रूरत होती है, तो 2 इसके लिए, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 कमी इसकी है, 2 कमी इसकी है, तो 6 हो गए पूरे, 2 4 6। तो हम क्या करेंगे, 2 हमारे पास ये हैं, तो इसमें क्या हम 3 अणु जोड़ देंगे, 3 दूनी 6। करना क्या है? C17 सेम लिखना है। ठीक, यहाँ पर 33 है। जब हमने हाइड्रोजन से क्रिया कराई तो 2 2 अणु हमारे इसमें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 35, 35 35।
तो ये हो जाएगा हमारा स्टाइरिक, स्टाइनिन, स्टाइन, स्टाइन, स्टाइन अम्ल। फिर फोर्थ टॉपिक है हमारा साबुन। साबुन में उसे कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। साबुन उसे कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के धात्विक लवण उपस्थित होते हैं, जिसे हम साबुन कहते हैं। तो साबुन हमारे दो तरीके के होते हैं, मृदु साबुन, मृदा साबुन और कठोर साबुन। मृदा साबुन उसे कहते हैं जो जल में मिलाने पर आसानी से घुल जाए, ये अधिक विलीय होते हैं जल में। जल में मिलाएंगे तो ये आसानी से मिल जाते हैं, और इसका सूत्र होता है C15H31COO। कठोर साबुन जल में मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, ये जल में अल्प विलीय होता है, और इसका सूत्र C15H31COONA। साबुन किसे कहते हैं जिसमें सोडियम और पोटेशियम होते हैं। इसको बनाने की विधि, देख साबुन बनाने की ये विधि है, ये वाली। तो पहले एक C15H35 पोमेटिन, पोमेटिन की किससे क्रिया करानी है अगर हमें साबुन प्राप्त करना है तो क्षार से। पहला हम सेम ऐसे कर लेंगे, CO, ये CH2 नहीं है, CH2 नहीं है, CHO है। क्या करिए, किससे करानी है, क्षार से क्रिया। पोमेटिन C15H31, जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास ये उतार लेंगे C15H31, C कितने O है, 1 और 2, डबल O Na, तो हो जाएगा हमारा साबुन। और साथ में ग्लिसरॉल भी निकलेगा, CH2OH, CHOH और CH2OH। अब अच्छे साबुन की क्वालिटीज़, अच्छे साबुन के गुण क्या क्या होते हैं। कि अगर हम इसे अल्कोहल में मिलाएंगे, अल्कोहल में मिला रहे हैं तो ये पूरी तरह मिल जाएगी, अल्कोहल में पूरी तरह मिल जाएगी। और सेकंड, ये चटकनी नहीं चाहिए, ये चटकनी नहीं चाहिए, थर्ड पॉइंट। और इसमें कोई सा भी हमारा क्षार नहीं मिला होना चाहिए। अगर क्षार होगा तो वो हमारी क्या करता है, स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। और हाँ, ये जो CH2OH है और ये वाला गलत हो गया,
ये ऐसे बनेगा CH2 CH और CH2। अगर दो दो हैं तो ऊपर नीचे बीच में कुछ नहीं लगेगा, बस CH है, वरना और सब सही है। हार्मोन, हार्मोन हमारे शरीर में मतलब अलग अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कुछ मतलब रासायनिक पदार्थ भी होते हैं उसमें। अब जो हम हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा जो रहते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन ग्रंथि स्रावित होती है। एंडोक्राइन ग्रंथि स्रावित होती है। अब हम पढ़ेंगे मतलब हार्मोन के बारे में बताया गया है कि जो हमारे शरीर होता है उसमें मतलब विशेष प्रकार की मतलब कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें हमारे रासायनिक पदार्थ के द्वारा मतलब होते हैं, जिसमें हमारा जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड के द्वारा क्या होते हैं, हमारे शरीर से क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मतलब ब्लड एक जगह थोड़ी ना रहेगा, सब जगह जाता है वो। तो जो स्रावित होगा वह एंडोक्राइन ग्रंथि के द्वारा होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन हैं और उनके हमें कार्य पढ़ने हैं। जैसे कि फर्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है, सुना भी है। इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में पैनक्रियाल ग्रंथि होती है, पैनक्रियाल के द्वारा उत्पन्न होता है ब्लड में। पैनक्रियाल का काम क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लाइकोजन होता है उसको नियंत्रित करता है। और जो हमारा इंसुलिन होता है वो इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीन को नष्ट होने से बचाता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होता है, प्रोटीन टूट जाएगा, प्रोटीन अवघटित होता है। जब हमारा प्रोटीन टूट जाएगा जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज़ रोग हो जाता है, या फिर मधुमेह रोग भी कहते हैं जिसे। अब अगर हमें मधुमेह से बचना है तो हम इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का। अब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया तो कुछ इसके इफ़ेक्ट भी होंगे, जैसे कि मतलब हमारे इफ़ेक्ट जो पड़ेगा, जैसे मतलब अंधापन, यानी आइट साइड वीक हो जाएगी और हमारा लीवर ख़राब होने लग जाएगा। तो इंसुलिन पड़ा था, इंसुलिन में ये पैनक्रियाल के द्वारा उत्पन्न होता है और ग्लाइकोजन जो होता है वो इंसुलिन जो रहता है वो ग्लाइकोजन को नियंत्रित करता है। और ग्लाइकोजन में लीवर मांसपेशियाँ जो होती हैं उसको नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो होता है वो हमें इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीन को नष्ट होने से बचाता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम हो जाए तो प्रोटीन टूट जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोटीन टूटेगा तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमें डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अगर फिर हम उसका डायबिटीज़ का इंजेक्शन भी लगाते हैं, इंसुलिन। और जब ये इंजेक्शन लगता है तो हमारे शरीर में बीमारियाँ भी मतलब कुछ चीज़ें ख़राब भी होने लगती है, जैसे कि मतलब अंधापन आ रहा है, लीवर ख़राब हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा हार्मोन पिट्यूटरी
पिट्यूटरी हार्मोन। दूसरा आ जाएगा हमारा पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है और इसका काम क्या होता है? वृद्धिकारक हार्मोन है, जिसे हम वृद्धिकारक हार्मोन्स भी कहते हैं। वृद्धिकारक हार्मोन्स कहते हैं। ये हमारे शरीर का क्या करता है? ग्रोथ करता है, विकास करेगा। फिर थर्ड पिट्यूटरी एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन, ये एड्रेनालिन ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है। ये एड्रेनालिन ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, डर भी लगेगा और स्ट्रेस भी आएगा। और जैसी हमारी सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से मतलब ये चेंज होता रहेगा। गुस्सा है तो गुस्से के अकॉर्डिंग हो जाएगा, डर लगेगा तो ये डराएगा। फिर चौथा है हमारा पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन्स। पैराथार्मोन हार्मोन्स, इसमें थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होगा और इसमें ये किसको नियंत्रित करता है? आयोडीन, हमारे शरीर में आयोडीन होता है, आयोडीन की जब कमी आ जाएगी उसको नियंत्रित करता है। तो ये हमारा हार्मोन हो गया।